हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बोर्ड में देख ही लिया होगा। तो हाँ जी बच्चों, आज से हम जो है क्लास 11th का जीओसी 1.0, क्या बोला बच्चों? क्लास 11th का जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1.0 शुरू करने जा रहे हैं। क्या बोला बच्चों? कार्बनिक रसायन क्लास 11th का। ठीक है बच्चों, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस आज से शुरू होने वाली है, जिसका जो है कंटिन्यू लेक्चर आएंगे। बिल्कुल बिंदास मस्त जबरदस्त कंटेंट आपको जो है दिया जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको पसंद आएगा। अभी जो है हमने बच्चों जो पहला चैप्टर फर्स्ट बुक का है उसमें भी हमने काफी कुछ क्लियर कर लिया है, एंड की ओर है वो उसमें भी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जहां पर भी जो है क्वेरीज होती है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, फैलाना है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जीओसी 1.0 में कैम स्टडी नवल पटियाल की ओर से आपका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत, आभार, अभिनंदन है। थैंक यू। तो पाठ नाम क्या है? कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन या कुछ उसके आधारभूत तकनीकें हैं जो बेमूल अवधारणाएं हैं। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11 का नाम कार्बनिक रसायन। तो जैसे 10th में थोड़ा बहुत चीजें पढ़ रखी होंगी। 10th में हमने एक चीज पढ़ा होगी, जैसे कार्बनिक रसायन है तो जिसमें मतलब कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, तो जैसे Na2CO3 है ना, ये CaCO3 है। तो क्या ये कार्बनिक यौगिक होंगे? फिर मतलब इनके पास भी क्या है, कार्बन है ना। तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। मतलब कार्बन के यौगिक तो होंगे, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कार्बनिक जो यौगिक होता है उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए। कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। यहां पर दिख रहा होगा कि इसके पास कार्बन है। कार्बनिक रसायन का मतलब कार्बन से ही नहीं समझना है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एवं इसके व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? इससे जो बन रहे हैं, मतलब इससे जो उत्पन्न हो गए, किससे? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न यौगिक, ये होता है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन तथा कार्बन का यौगिक। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन आ रहा और कार्बन आ रहा है। हाइड्रोकार्बन क्या बोला? हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिक। ठीक है, ये तो अब हम क्या कार्बन आ रहा है मतलब ज्यादातर। तो जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ रखा हो, कार्बन के पास क्या होता था? श्रृंखलन का गुण होता था। श्रृंखलन का मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन, चौथा कार्बन पांचवें कार्बन से जुड़ करके जो है इस तरीके से बहुत लंबी कार्बन चेन बना लेता था, जिसको क्या बोलते हैं? श्रृंखलन, या इंग्लिश में बोला जाता है कैटेनेशन बोला जाता है। ठीक है, तो कार्बन के बारे में क्या बोला? कार्बन के पास क्या होता है? श्रृंखलन का गुणधर्म होता था। ठीक है, कार्बन कार्बन क्या रखता है? श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण कैटेनेशन बोलते हैं इसको, श्रृंखलन को इंग्लिश में CATENATION, कैटेनेशन, श्रृंखलन का गुण।
दूसरी चीज क्या है, जब कार्बन वहां पर बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ या फिर किसी अन्य तत्व के साथ, तो क्या किस तरीके से बनाता है बॉन्ड, मतलब बंध, सहसंयोजी आबंध। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बराबर साझेदारी से बनने वाला बंध, बराबर साझेदारी से बनने वाला बंध, ठीक है। ये चीज है कार्बन के बारे में। कार्बन जो है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और कार्बन जो है कार्बन के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। मतलब एकल डबल बॉन्ड द्विआबंध और ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध। एकल बंध और एकल बंध जब बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, 2। द्विआबंध और त्रिआबंध बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, द्विआबंध, ठीक है। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज के कारण जो है यहाँ पर कार्बन के जो है बहुत सारे यौगिक हैं, ठीक है। कार्बन के क्या बहुत सारे यौगिक, और उन यौगिकों का जो अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको बोला जाता है कार्बनिक रसायन। कार्बन तथा उसके व्युत्पन्न के यौगिकों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाएगा केमिस्ट्री की, उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जा रहा है, जिस शाखा के अंतर्गत किया जा रहा है। क्योंकि ना यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को अलग अलग ब्रांच में बांटा गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, बायो ऑर्गेनिक हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गया, या फिर मेडिसिनल पे हो गया। तो ये सारी क्या है ब्रांच। तो जिस भी ब्रांच के अंतर्गत क्या है कार्बनिक यौगिकों, मतलब कार्बनिक यौगिक क्या है, हाइड्रोकार्बन और इससे बनने वाले जो भी यौगिक है उन सब यौगिकों का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, कार्बनिक रसायन बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा, कार्बनिक रसायन। तो अब ना यहाँ पर जैसे बहुत पुराने टाइम में चलते हैं हम, जैसे बात करते हैं, ये मान के चल लो कि 1780 की बात है, ठीक है, कि मतलब कार्बनिक रसायन का जो है पहला क्लास हुई कि कहां से पता चला कि कार्बनिक रसायन भी होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो पहले। तो कार्बनिक रसायन क्या बोला, कार्बन से जो बनने वाले बहुत सारे यौगिकों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, कार्बनिक रसायन। अब यहां पर देखो कि कार्बनिक रसायन आया कहां से, जब ना बहुत पहले टाइम में, जैसे मान चलो कि 200-250 साल पहले, उस टाइम पर क्या होता था कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि जो जैसे जो है मतलब जो हमारे अंदर कुछ यौगिक पाए जाते हैं जैसे, ठीक है, तो या तो जीव जंतुओं या फिर पादपों में जो पाए जाने वाले यौगिक थे उनको बोला जाता था क्या, जैसे कि कार्बनिक यौगिक, मतलब जो हमारे शरीर द्वारा या फिर पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या है, डीएनए, हमारे शरीर में क्या है, प्रोटीन है ना। जैसे पादप है तो हर्बल मेडिसिन सुना होगा। तो कहने का मतलब उन्हें क्या बोला जाता था उस टाइम पे कि जीव जंतु या फिर पादपों से प्राप्त होने वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कार्बनिक यौगिक। ये उस टाइम की बात है। तो वहां पर क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने कि जो जीव जंतु या पादपों से प्राप्त होने वाले यौगिक थे उनको अलग कैटेगराइज किया। उनको बोला गया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो खनिज से प्राप्त होते थे, ठीक है, उसको जो है अलग कैटेगराइज किया गया, ठीक है। खनिज जैसे CaCO3 हो गया या NaHCO3 हो गया, ये सब जो भी मतलब खनिज से प्राप्त हो रहा था तो अलग कैटेगराइज किया गया। क्या बोला, 1780 के उसमें, ठीक है,
200 या 250 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं जैसे, तो वहां पर जो है पादप मतलब उस टाइम जो कार्बनिक यौगिक बोला जाता था, किसे बोला जाता था कि जो जीव जंतु या फिर पादपों में पाए जाने वाले जो भी यौगिक है, मतलब जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जैसे डीएनए, आरएनए, ये चीजें हो गई, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड में आता है, तो कैटेगराइज किया गया। जैसे जो है कैटेगराइज किस किस में किया गया, एक तो पादप और जीव जंतु, जीव जंतुओं से प्राप्त, जैसे क्या बोला, न्यूक्लिक अम्ल या फिर प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल में भी क्या आ गया, डीएनए, आरएनए, ये आ गया, तो इनको बोला गया कि क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है। और जो क्या है तुम्हारा जो खनिज से प्राप्त हो रहा है वो क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। लेकिन इसके बाद जो है जैसे 1780 में साइंटिस्ट आए बर्जीलियस, कौन आए, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने जो है जैव शक्ति नियम दिया। जैव शक्ति का मतलब है कि जो भी मतलब एक्चुअल में जैसे जैव शक्ति का ऐसे मान लो कि जो कार्बनिक यौगिक है वो भगवान की देन है, इस तरीके का सिद्धांत दिया किसने, बर्जीलियस जो साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या बोला कि जो भी जैसे न्यूक्लिक एसिड है वो भगवान की देन है, परमपिता परमेश्वर जो भी है, या फिर जैसे प्रोटीन है वो किसकी देन है, भगवान की देन है। तो कहने का मतलब सिद्धांत कौन सा दिया गया, जैव शक्ति नियम सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं उसको। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे जो है मतलब इसके बाद जैसे ना बर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत था, तो इसके बाद ये माने चलो कि 40-50 साल चला ये थ्योरी, कि सबने यही माना कि जो एक्चुअल में जैसे न्यूक्लिक एसिड है ये भी किसकी देन है, भगवान की देन है। ये सब कुछ किसका, किसने दिया है हमें, भगवान ने। लेकिन इसके बाद जब साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ तो इसके बाद आए वोलर, कौन आया, वोलर। वोलर ने क्या किया कि एक अमोनियम साइनेट होता है, ठीक है, NH4CnO, अमोनियम साइनेट। तो जो बर्जीलियस ने क्या किया 1780 में जैव शक्ति नियम दिया। क्या दिया, जैव शक्ति नियम, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति नियम, वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब ये सिद्धांत ये बोलता है कि जो कुछ भी जैसे कार्बनिक यौगिक जो भी पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से जो भी चीजें प्राप्त हो रही है किसकी देन है, भगवान की देन है, ये बोला गया। लेकिन जब बाद में जो है ये मान के चलो कि वोलर आए, वोलर लगभग जो है 1928 की बात है, ठीक है। तो 1928 में नहीं 1828 में, ठीक है, 1828 में जो है वोलर आए, तो वोलर ने क्या किया, एक अमोनियम साइनेट होता है जो कि क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। 1828 में वोलर ने इसने जो है जो इसका सिद्धांत था बर्जीलियस का कि कौन सा जैव शक्ति नियम का सिद्धांत, इसको गलत करार दे दिया। कि मतलब बोला क्या गया कि जो भी चीज है मतलब पादप जीव जंतुओं के शरीर से जो भी पैदा हो रहा है, मतलब जो जो चीजें हमारे शरीर में हो रही है, जो यौगिक बन रहा है उसको क्या बोला गया, कार्बनिक यौगिक। और जो हमारे शरीर या पादपों के अलावा जो भी बन रहा है उसको क्या बोला गया, अकार्बनिक। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। लेकिन जब 1828 में वोलर आए तो वोलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट, अमोनियम NH4CnO होता है, NH4CnO ये, ठीक है। इस अमोनियम साइनेट से जो है NH2CO NH2 दिख रहा है यहां पर, दो नाइट्रोजन है, CO है, हाइड्रोजन कितना है, 4, 2 और 2 4। ये क्या था, अमोनियम साइनेट था, ठीक है, जो कि क्या था, अकार्बनिक यौगिक है, अमोनियम साइनेट,
साइनेट अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक। अब यहां से क्या हुआ कि ये जो सूत्र है ये यूरिया का है। यूरिया जो ना हमारे सुसु में होता है, यूरिन में होता है, मतलब उसमें जो है क्या मौजूद होता है, यूरिया। ये यूरिया का निर्माण किया, और जो ये यूरिया था ये क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। ये क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। तो अभी तक क्या बोल रहे थे कि हमारे शरीर में जो भी यौगिक होगा उसको क्या बोला जाएगा, कार्बनिक यौगिक। लेकिन वोलर ने क्या कर दिया, ये लैब में प्रैक्टिकल किया, लैब में जो है किस चीज का निर्माण कर दिया, कार्बनिक यौगिक का। तो यहीं से बोला गया कि जो वर्जीनियस ने जो है जैव शक्ति का नियम दिया है, कि जो उसने क्या बोला कि जो कुछ भी देन है वो किसकी देन है, परमपिता परमेश्वर भगवान ने दिया है। वो तब चाहे डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स वगैरह जो भी है। लेकिन जब 1828 में वोलर ने किया तो क्या किया, उसने अकार्बनिक यौगिक से जो है लैब में किस चीज का निर्माण कर दिया, कार्बनिक यौगिक, जो कि क्या था, यूरिया। इसके बाद जो है कोलवे आए। ठीक है, कोलवे ने क्या किया, एसिटिक अम्ल का निर्माण किया, जो कि क्या होता है, कार्बनिक यौगिक, लैब में ही बनाया। मतलब जो वर्जीनियस का सिद्धांत था वो पूरी तरीके से फेल हो गया, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे किसके बाद वोलर ने तो दे दिया, किस चीज का निर्माण किया उसने, ये लैब में हुआ। अगर हमारे शरीर में होता तो हम क्या बोलते, कार्बनिक है। लेकिन जब लैब में बनाया गया अकार्बनिक यौगिक से किसका निर्माण किया, कार्बनिक यौगिक का। तो वहां पर बोला गया कि ऐसा नहीं है। कैसा, कि जो हम सोच रहे थे कि हमारे शरीर या पादपों में जो भी यौगिक पाया जाएगा, जो भी वहां से निकल के आएगा, उसको क्या बोला जाएगा, कार्बनिक यौगिक। लेकिन एक्चुअल में जो है यहाँ पर जो है इसने क्या कर दिया, इसको सिंथेसाइज कर दिया, बना दिया, कहां पर, लैब में। तो इसका मतलब जो थ्योरी यहाँ पर दी गई वाइटल फोर्स थ्योरी, वो क्या हो गई, गलत हो गई। इसके बाद जो है एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ठीक है, CH3COOH क्या होता है, एसिटिक अम्ल। कोलवे ने इसको जो है लैब में बना दिया, एसिटिक अम्ल को। किसने निर्माण किया, कोलवे साइंटिस्ट हुए, कोलवे ने। ठीक है, इसके बाद जो है बर्थलोट आए। बर्थलोट ने भी क्या किया, CH4 का संश्लेषण, बर्थलोट, इसने भी किसको बनाया, CH4 का संश्लेषण। तो कहने का मतलब यहां पर जो है कार्बनिक यौगिकों को, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को जो है कहां पर, लैब में बनाया जाने लगा। जो हम ये मान के चलते थे कि जैव शक्ति नियम कुछ होता है, वो जैव शक्ति नियम सीधे फेल हो गया। किसके कारण, जब इन्होंने कार्बनिक यौगिकों को कहां पर बनाना शुरू कर दिया, लैब में। तो ये ना पूरा मतलब जो कार्बनिक रसायन का जो है पूरा हिस्ट्री टाइप में समझ कि कहां से क्या कहानी हुई। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले। तो बर्थलोट ने जो है लैब में बना करके दिखाया CH4, बर्जीलियस ने जो है लैब में बना करके दिखाया अमोनियम साइनेट से यूरिया। ठीक है, और ऐसे जो है कोलवे ने क्या बनाया, एसिटिक अम्ल, सिरके में पाया जाता है, जो सिरका बोलते हैं इसको। तो मतलब साइंटिस्ट क्या करने लग गए थे, जो हमारे कार्बनिक यौगिक है उनको जो है लैब में जो है किसी पात्र में बनाना शुरू कर देने लग गए थे। तो इसका मतलब जो बर्जीलियस का सिद्धांत था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से फेल हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर जो है मतलब ये आया कि जो कार्बनिक यौगिक होता है, जो परिभाषा हम क्या बोल रहे थे कि कार्बनिक यौगिक क्या होंगे, जो पेड़ पौधों या फिर जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, उन्हीं को क्या बोल रहे थे हम, कार्बनिक यौगिक। लेकिन ऐसा नहीं था, कार्बनिक यौगिकों को क्या लैब में भी बनाया जा सकता था। तो उसके बाद जो परिभाषा निकल के आई कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले तो क्या दिमाग में आता है कार्बनिक यौगिक सुनको, ये आता है कि कार्बन के यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन। ठीक है, यही आता है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन। ठीक है,
अध्ययन। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन, या तो ये बोल लो, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि कार्बन ही कार्बन के आधार पर, जैसे मैंने क्या बोला Na2CO3 है, ये है, ये CaCO3 है, तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये क्या है, लवण है हमारे पास, ये क्या होते हैं, सॉल्ट है, तो ये क्या नहीं है, कार्बनिक यौगिक नहीं। तो कहने का मतलब प्रॉपर डेफिनेशन निकल के आएगी, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। जो कार्बनिक यौगिकों की जड़ है, मतलब रूट है, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से भी जो है बहुत सारे यौगिक बनाए गए, तो हाइड्रोकार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन में किया जाता है। हाइड्रोकार्बन एवं इससे बनने वाले, व्युत्पन्न बोल रहा था जो मैं, इससे बनने वाले सभी यौगिक, बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। और रसायन विज्ञान की जिस शाखा में क्या किया जाएगा, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, किसकी, रसायन विज्ञान की, उसे क्या बोला जाता है, कार्बनिक रसायन, ठीक है। और जिस शाखा में इन यौगिकों का अध्ययन करते हैं, इन यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो अब ना हमने कार्बन के बारे में जानना है, किसके बारे में, कार्बन के बारे में। तो ये तो बात हो गई किस चीज की, जो कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जब यहां पर जो है सारी थ्योरी जो भी वर्जलेस का सिद्धांत फेल हो गया, तो इसके बाद सीधे जो है किसके बारे में जानना है, कार्बन के बारे में। तो कार्बन जैसे जानना कि हमारे पास आवर्त सारणी होती है, ठीक है, यहां पर टंगी भी है, ठीक है। कार्बन क्या बोला मैंने, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन क्या होता है, अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं, कार्बन तो पहली बात 14वें वर्ग का तत्व है, वहां पर ना नजर मार सकते हो, काशी गए सोने परम, 14वां वहां पर देखो नीचे क्या है, वहां पर कार्बन सिलिबेट है। तो कार्बन कौन से वर्ग का तत्व है, 14वें वर्ग का तत्व, ठीक। अगर मैं बात करता हूं कार्बन, ठीक है, तो कार्बन का अगर आवर्त सारणी में स्थिति देख रहे हैं हम, कहां पर, आवर्त सारणी में। अगर मैं बात करता हूं कि आवर्त वर्ग क्या होता है, जो घड़ी लाइनें होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे चलते हैं जब हम, और आवर्त क्या है, जब बाएं से दाईं ओर चलते हैं आवर्त सारणी में। तो 14वें वर्ग का तत्व है, अगर वहां पर नजर मारोगे तो कौन से आवर्त का है, दूसरे आवर्त का, दूसरे आवर्त में। तो आवर्त कौन सा है कार्बन का, आवर्त 2 है, आवर्त कौन सा है, 2, ठीक। इसके बाद जैसे कार्बन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6, और परमाणु द्रव्यमान 12, इस तरीके से, ठीक, ये होता है। अगर मैं बात करता हूं कार्बन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, प्रोटॉन कितना होता है, 6, और न्यूट्रॉन 12 में से 6 गया 6, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12, जो परमाणु भार है यहां पर, ठीक है, वो कितना है, 12, परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 6 हो गया।
तो जैसे आवर्त सारणी में स्थिति दिखाऊं अगर, ये है जैसे मेरे पास क्या है, आवर्त सारणी, इस तरीके से ये, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये नॉर्मल ढांचा बनाया। तो ये पहला आवर्त होता है, ये वाला, ये कौन सा आवर्त है, पहला, ये वर्ग पहला है, ये दूसरा है, ये 3 से 12 तक क्या होता है बीच में, और यहां पर क्या होता है 13, 14, 15, 16 और 17 आता है, ठीक है, 18 ऊपर होता है, 18 यहां इस तरीके से 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7 आवर्त होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से नीचे होता है। तो यहां पर क्या हो रहा, पोजीशन का इसकी ये है, यहां पे इधर होगी, यहां से क्या होगा बोरोन कार्बन, यहां पे बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, यहां पर क्या है हीलियम, यहां पर क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। उसके बाद यहां पर क्या होगा बेरिलियम, यहां पे क्या बेरिलियम, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो कार्बन कहां आ गया, ये है यहां पे, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दूसरे चैप्टर में पढ़ रखा होगा, 1s 2s में कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 2s 2 और 2p कितना आ गया 2, 2 2 4 2 6, 1s में 2 आ गया, 2s में 2 आ गया, 2p में कितना आता है 6 आता है, लेकिन हमारे पास बचे कितने 2 ही, तो इसलिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये sp-df में जो है इलेक्ट्रॉन भरने को होता है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो 2,4 होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर बोला जाता है कि जो कार्बन होता है कौन से ब्लॉक का तत्व है, कार्बन कौन से ब्लॉक का तत्व, हमारे पास कितने ब्लॉक होते हैं 4। ये वाला ब्लॉक क्या होता है S, ये वाला ब्लॉक क्या आता है D एंड F आता है, ये क्या आता है D एंड F। हालांकि ये F वाला कहां होता है, फिर इधर होता है, आवर्त सारणी अगर पढ़ी नीचे होता है वहां पे, ये F ब्लॉक के तत्व होते हैं। D, इसमें D के अंदर किसके तत्व आते हैं F ब्लॉक के तत्व, और ये सारा पूरा कौन सा होता है P ब्लॉक। तो अब खुद बताओ कि यहां पर जो है जो कार्बन है वो कौन से ब्लॉक में स्थित है, P ब्लॉक में। ये कौन से ब्लॉक का तत्व आ गया, P ब्लॉक का। दूसरी चीज ना, ब्लॉक निकालने का हमारे पास तरीका भी होता है। तरीका क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है किस उपकोष में गया है, जो ये sp-d-f होते हैं, ये क्या होते हैं उपकोष होते हैं। कोष क्या होते हैं K-L-M-N, इन K-L-M-N के अंदर क्या स्थित होता है उपकोष sp-d-f। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोष में जाता है, जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया इसमें P में, तो ये तत्व जो कार्बन तत्व है वो कौन से ब्लॉक का तत्व हो जाएगा P ब्लॉक का तत्व। ये आवर्त, ये ब्लॉक निकालने का तरीका है। तो कौन से ब्लॉक में आ गया P ब्लॉक में, ठीक है, कौन से ब्लॉक में आ गया P ब्लॉक का तत्व है। दूसरा क्या है, जो कार्बन होता है, क्या होता है जो कार्बन, तो कार्बन क्या होता है अधातु होती है, ठीक है। कार्बन क्या है अधातु, कार्बन क्या है अधातु, ठीक है, कार्बन क्या है अधातु। इसके बाद 10th में, ये सब कुछ ना 10th में पढ़ा लिया जाता है। 10th में हमने जो है कार्बन के अपर रूप भी पढ़े होंगे, ठीक है, हीरा पढ़ा होगा, ग्रेफाइट पढ़ा होगा, और बकविस्टन फुलरिन पढ़ा होगा, ठीक है। क्या क्या बोला, कार्बन के अपर रूप, अपर रूप एलोट्रोप बोलते हैं,
ठीक है। तो कार्बन के अपर रूप में क्या क्या बोला मैंने, एक हीरा, एक क्या बोला, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन C60। ठीक है, क्या होता है C60। ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा। अब जैसे हीरा की संरचना होती है, सपोज दैट ये एक कार्बन है, तो ये एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे ना ये एक कार्बन है, ये अन्य कितने जुड़ा होगा, 4 से, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से ये संरचना बार बार रिपीट होती जाती है। जैसे ये वाला कार्बन आएगा, ये भी कितने जुड़ेगा, अन्य 4 से, 1 से तो जुड़ा है, 2 3 और 4। जैसे ये वाला है, 1 से यहां जुड़ा था, 2 3 और 4। जैसे ये वाला है, 1 से जुड़ा है, 2 3 और 4। इस तरीके से स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। जैसे ये वाला है, 1 2 3, ये वाला है 1 2 3, ये वाला जैसे 1 2 3। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है किसका, हीरे का। तो इसी संरचना के कारण जो हीरा होता है वो सबसे कठोर होता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, हीरा सबसे कठोर तो है ही। अब जैसे सवाल बनता है कि हीरा धातु है क्या, धातु है, अधातु आएगा। हीरा का अगर सूत्र बोलता है तो क्या होगा, C होगा, क्योंकि बहुत सारे कार्बन जुड़े हैं वहां पर। जैसे ग्रेफाइट का सूत्र पूछता है, कार्बन ही होगा, कार्बन का रूप है मतलब वो C। जैसे बकमिंस्टर फुलरीन है, वो भी क्या है, कार्बन ही। अब जैसे ग्रेफाइट की संरचना है, ग्रेफाइट की संरचना, तो ग्रेफाइट की संरचना ना परत टाइप में होती है। ठीक है, परतीय संरचना होती है इस तरीके से, इस तरीके से, ये परत रहती है इस तरीके से, इस तरीके से, परत के ऊपर परत। ठीक है, ये है जैसे, ये परत के ऊपर परत। अब यहां पर क्या होता है कि जो एक कार्बन होता है, ठीक है, वो अन्य 3 से जुड़ा होता है, और एक वैलेंसी क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट रह जाती है, अधूरी। तो जिसके कारण यहां पर क्या मौजूद होता है, एक इलेक्ट्रॉन घूमता है यहां पे, और जिसे क्या बोला जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, यहां पर वैद्युत धारा का चालन करता है। ठीक है, ये क्या बोला मैंने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, वैद्युत का क्या करते हैं, ये चालन, वैद्युत का चालन। लेकिन हीरे में ऐसा नहीं है, हीरे में ऐसा नहीं है। हीरे में क्या होता है कि प्रत्येक जो पॉइंट में ले रखा है, प्रत्येक जो कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन छोड़ा होगा। तो अन्य 4 कार्बन से मतलब कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 ही होती है, चतुसंयोजी है वो, 10th में पढ़ रखा है। जो कार्बन है वो क्या है, टेट्रावैलेंट है, चतुसंयोजी। टेट्रा वैलेंट। ठीक है, 4 वैलेंस होती है। तो इस तरीके से जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ग्रेफाइट क्या करता है, वैद्युत धारा का चालन करता है। जबकि है क्या, अधातु है। ठीक है, धातुएं क्या करती है, वैद्युत धारा का चालन, लेकिन अधातु यहां पर क्या कर रहा है, धारा का चालन। ये एक्सेप्शनल केस है। इसी तरीके से बकमिंस्टर फुलरीन क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन जैसे ना गुंबद होता है जो ना, मतलब जैसे तुमने देखो होगा मंदिर, एक ऐसा मंदिर होता है इस तरीके का रहता है, गोल कटोरा टाइप में देखो ना, जैसे चर्च वगैरह में गए होंगे, ये इधर कहीं गए होंगे, ये J&K के साइड गोल्डन टेम्पल वगैरह, ऊपर से ना इस तरीके से आकार रहता है उसका, ऐसा रहता गोल आकार का। तो वहां पर ना जो बकमिंस्टर फुलरीन है जो C60 है, तो उसका भी कुछ उसी प्रकार होता है कि फुटबॉल के जैसे आकार का होता है वो। तो लेकिन जो वो चर्च वगैरह जैसे जो बनाया था वो बकमिंस्टर ने बनाया था, तो उसके नाम पे ना बकमिंस्टर फुलरीन बोल दिया जाता है। ये 10th में है, मतलब
ये थ्योरी। तो इस तरीके से जो है अगर ज्यादातर क्या होता है कि हीरा जो है कठोर है, क्यों है? क्योंकि ये क्या है, कार्बन, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से बहुत लंबी श्रृंखला में जुड़ा रहता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, सहसंयोजी आबंध जो बहुत प्रबल होता है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ग्रेफाइट क्या होता है, वैद्युत धारा का चालन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होता है, यहाँ पर वैद्युत का चालन होता है, ठीक है। जैसे मतलब हम बोलते हैं ना कि लकड़ी हो गया, ये वैद्युत धारा का चालन नहीं करते, तो क्यों नहीं करते हैं? हम ये भी बोल रहे हैं कि कोई भी पदार्थ है उसके पास क्या होगा, परमाणु होंगे। परमाणु है तो परमाणु के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। अब हम बोलते हैं कि जैसे वैद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, ठीक है, लेकिन जो लकड़ी या जो भी चीजें, ऐसी चीजें, उनके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जो कुछ भी कहानी है, कोई भी चीज है उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो वहां पर क्या कर सके, गति कर सके। तो उसी के कारण क्या होगा, वैद्युत धारा का चालन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, किसने बोला इलेक्ट्रॉन नहीं है? कोई भी चीज है ना, हम पढ़ते हैं पदार्थ है, तो पदार्थ के अंदर क्या है, परमाणु है। परमाणु किस में टूटता है, इलेक्ट्रॉन में तो टूटता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो जब इलेक्ट्रॉन है तो वैद्युत धारा का चालन नहीं कर रहा है। चालन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन वहां पर है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इस कारण से ये क्या कर लेता है, वैद्युत धारा का चालन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो, कार्बन जो है चतुसंयोजी, मतलब 4 बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है इसकी, 4 संयोजकता, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि कार्बन क्या होता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो अगले उसमें ना हम ये देखेंगे कि कार्बन जो है सहसंयोजी आबंध ही क्यों बना रहा है। कार्बन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है कि वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है। कार्बन का जो है, मतलब अगर मैं परमाणु क्रमांक देखो 2,4 है। बाह्यतम कोश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए और कितना हो जाएगा वो टोटल, 8 हो जाएगा, क्योंकि अष्टक पूरा करना होता है 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। 2 ऑप्शन होते थे ना कि या तो यहां ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपनी बैलेंस पूरी करेगा, या फिर यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। ना तो ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, सीधे बॉन्ड कौन सा बना रहा है, सहसंयोजी, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहा है, साझेदारी। तो मतलब सवाल जैसे होता है कि कार्बन सहसंयोजी आबंध ही क्यों बना रहा है। तो इसको ना हम कल देखेंगे फिर, ठीक है। इसके पीछे का रीजन है, मतलब कि कार्बन क्या है, सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है। तो आज के लिए इतना ही रखो इसको।